हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी कोर पेपर 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो देखिए दोस्तों, ये है सेमेस्टर 2 का हिंदी गेस्ट पेपर जो कोर 4 का है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है कि आधुनिक काल की प्रेरक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को गद्य काल तथा जागरण काल भी कहा जाता है। इसका समय 1900 ईस्वी के पहले से आज तक माना जाता है। इसका आरंभ मुगल साम्राज्य के पतन के बाद से माना जाता है, यानी जब आधुनिक काल की उत्पत्ति हुई उस समय मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था। इस काल में साहित्य जागरण के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि की भी जागृति हुई। विदेशी शासन के साथ साथ मुसलमानों और हिंदुओं ने धार्मिक भावनाओं का भी प्रचार किया, लेकिन मुसलमानों ने अपना प्रचार बारों के जोर पर किया, परंतु हिंदुओं ने अपना प्रचार बुद्धिमत्ता के सहारे किया। इसीलिए आधुनिक काल के समय हिंदू धर्म का प्रचार बहुत ही अधिक मात्रा में लोगों ने स्वीकार किया था। प्राचीन काल में मुद्रण यंत्रों के अभाव के कारण पुस्तकें कंठस्थ की जाती थी। पद्य में संगीतात्मक होने के कारण सरलता से याद भी हो जाता था। उस समय गद्य का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब पहले पर उसमें पद्य में ही सारे काव्य लिखे जाते थे, पुस्तकें भी पद्य में ही लिखी जाती थी। तो इसकी संगीतात्मक प्रवृत्ति के होने के कारण लोग याद भी अच्छे से रख पाते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के आने के बाद देश में मुद्रण यंत्र भी आए। इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों ने सारे काम अच्छे किए थे, बल्कि वे अपने अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये सारी व्यवस्था कर देते थे, जिससे हिंदुओं यानी भारतीयों को भी लाभ बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन अंग्रेज तो अच्छे थे नहीं। उनके गलत कुरीतियों, उनके शोषण के कारण सन 1857 ईस्वी को एक विशाल विद्रोह हुआ। उस विद्रोह के बाद समाज सुधार और राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ। चलिए अब देखेंगे आधुनिक काल की प्रेरक परिस्थितियों को। आधुनिक काल की प्रेरक परिस्थितियां देखिए: राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक और धार्मिक परिस्थिति। तो चलिए हम देखते हैं पहले राजनीतिक परिस्थिति। यह अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ रहे असंतोष का समय था। अंग्रेजों द्वारा देश में किए गए विभिन्न प्रकार के बदलाव से भारतीय जनता खुश नहीं थी। अंग्रेजों के गलत कानूनों से जनता बहुत ही क्रोधित थी। इस क्रोधाग्नि का 1857 को विस्फोट हुआ। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबाने की कोशिश की और वे कामयाब भी हुए। लेकिन 1885 ईस्वी को फिर से सारे अंग्रेजों के खिलाफ संगठित हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भले ही कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के माध्यम से ही उन्हीं की सहायता के लिए किया गया था, लेकिन वे यानी कि कांग्रेस धीरे धीरे बदल कर राष्ट्रवादी नेताओं से जुड़ गई, क्योंकि उन्हें भी तो पता लग गया ना कि अंग्रेज कैसे हैं, उनकी रीतियां कैसी है। पहले कांग्रेस प्रार्थना कर अपने छोटे मोटे सुधारों की मांग करते थे, लेकिन बाद में ऐसा समय आया जब कांग्रेसियों ने पूर्ण स्वराज की मांग कर डाली। गांधी जी के आने से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ आया। उनके द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आदि बहुत सारे आंदोलनों ने पूरे भारत में देशभक्ति की धारा बहा दी। लोग गांधी जी के विचारों और उनके मार्ग में अग्रसर हुए, उन्हें प्रेरणा मिली और वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए। एक तरफ कांग्रेस के उदारवादी नेता जो विनम्र भाव से स्वराज की मांग किया करते थे, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त जैसे देशभक्त क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजों की नाक में दम कर रहे थे। फिर अंततः भारत एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। चलिए अब देखेंगे आर्थिक परिस्थितियाँ। भारत में इंग्लैंड सरकार की आर्थिक नीतियां शोषणकारी थी। उनका मुख्य उद्देश्य था भारत के हर संपत्ति का अधिक से अधिक दोहन करना। वे लोग यहाँ से कच्चा माल यानी भारत से कच्चा माल कम दाम में खरीद कर इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ माल तैयार कर भारत में ही महंगे दामों में बेचते थे, जिस कारण भारत के आर्थिक धंधे टिक नहीं पा रहे थे।
भारत के लोग बेरोजगार के शिकार हो रहे थे और काम की तलाश में शहर की ओर जाने लगे थे, जिससे शहर की जनसंख्या भी बढ़ रही थी। भारतीय किसान, मजदूर, व्यापारी, कारीगर आदि अंग्रेज के शोषण के शिकार हो रहे थे। अतः सभी संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए। स्वदेशी आंदोलनों की शुरुआत हुई और उसी समय खादी का प्रचार हुआ। अब सामाजिक परिस्थितियाँ। अंग्रेजों के शोषण का असर इनमें भी पड़ा। अंग्रेजों ने अनेक भारतीय नियमों में बदलाव किए, जिनमें कुछ बदलाव सही साबित हुए, जैसे कि सती प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, कन्यावध इत्यादि। भारतीय समाज सुधारक भी इस दिशा में अग्रसर थे। उन लोगों ने अपनी आत्मविश्वास के प्रति आवाज उठाई। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसी साहसियों ने नारी सम्मान के प्रति आवाज उठाई। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना करी। उस समय तो महिलाओं के लिए घर की चौखट लांघना में एक कठिन चुनौती थी। लोगों ने ज्योतिबा फुले का मजाक उड़ाया, अनेक प्रकार के लांछन लगाए, लेकिन वो अपने पद से विचलित नहीं हुई। और एक समय ऐसा आया जब नेताओं तथा समाज सुधारकों ने सभी मिलकर उन्हें स्वीकारा, उनकी प्रशंसा करी और उनके मार्ग पर चले। अब देखेंगे साहित्यक और धार्मिक परिस्थितियाँ। आधुनिक युग बदलते युग का साहित्य है। इसी युग में जहाँ समाज सुधार, धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे चले, बाद में यही मुद्दा व्यक्ति की समस्या पर केंद्रित हो गया। आधुनिक युग का साहित्य आम आदमी का साहित्य बन गया। अब साहित्य का मुख्य उद्देश्य राजाओं का गुणगान और दरबार की शोभा वर्णन करना नहीं, बल्कि समाज की यथाशक्ति का वर्णन करना था। उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, रेखाचित्र का आविर्भाव हुआ। लोगों के मन की व्यथा, दुख, भावना, रहन सहन, स्थिति के बारे में लिखा जाने लगा। अतः कहा जा सकता है कि यह काल रीतिकाल से भिन्न एक अलग मार्ग पर ले जाती है, जिसमें साहित्य श्रृंगार, भक्ति, कुलीन आदि विषय नहीं, बल्कि आम आदमियों की समस्याओं, इच्छाओं, दुखों व उनके अंतर्मन की दुविधाओं का वर्णन करना हो गया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।